सबसे पहले सवाल जो डेलीगेशन को पंजाबी में क्या कहते हैं? हैं? ये पंजाबी? काम आगे तोड़ रहे हैं। मतलब यही था। नॉर्मली डेलीगेशन से मुराद ये होता है कि अपने कंधे से ज़िम्मेदारी निकालें और दूसरों के कंधे पे डाल दें, ताकि ब्लेम गेम जब हो तो कहें जी उसका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। तो डेलीगेशन का जब उर्दू में अगर आप जाके गूगल करेंगे या मतलब देखेंगे ना, तो इसका मतलब होता है ज़िम्मेदारी सौंपना। ठीक है, नथिंग एल्स। अब ज़िम्मेदारी सौंपना भी एक ज़िम्मेदारी है, तो ज़िम्मेदारी सौंपने वाला उस ज़िम्मेदारी से बाहर नहीं निकल सकता। तो डेलीगेशन पे जो ट्रेडिशनल स्लाइड हैं, जैसे जो मैंने कहना था वो मैडम खदीजा ने कह दिया, ज़ोया ने कह दिया, मोइन ने कह दिया। मैं सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो अक्सर किताबों में बड़ी मुश्किल मिलती हैं या नहीं मिलती, या उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से बयान कर दूंगा, ताकि हमारे इस ट्रेनिंग सेशन का अगर वो किताबें पढ़ के भी डेलीगेशन समझता है तो उसको ऐसा एडिशनल मटेरियल मिल जाए जो बुक्स में उसकी ना हो, अंडरस्टैंडिंग उसकी ना हो, प्रैक्टिकल विजडम की। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ना डेफिनेशन दिखाता हूँ विकीपीडिया से। आर्टिकल ही है बेसिकली विकीपीडिया पे। तो आप नेक्स्ट स्लाइड जाइएगा। अब आप ये देखिएगा थोड़ा सा, ये डेलीगेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, मैं इसको साथ साथ जो है थोड़ा सा इसको पढ़ भी देता हूँ कि डेलीगेशन इज़ द असाइनमेंट ऑफ एनी अथॉरिटी टू अनदर पर्सन। ठीक है, नॉर्मली फ्रॉम अ मैनेजर टू अ सबऑर्डिनेट। यानी डेलीगेट जब आप काम करते हैं तो मैं अपने बॉस को डेलीगेट नहीं करूँगा, वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में डेलीगेशन होती है। और जो सेकंड चीज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने अभी कहा है कि हाउ एवर द पर्सन हु डेलीगेटेड द वर्क रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर द आउटकम ऑफ द डेलीगेटेड वर्क। अगर मैनेजर अपने टीम मेंबर को कोई काम डेलीगेट करता है तो वो उससे जो सीनियर जब पूछेगा मैनेजर से कि भाई आपको मैंने काम दिया था, तो आप उससे कहेंगे जी मैंने अपने सबऑर्डिनेट को काम दिया था, उसने कंप्लीट नहीं किया। तो बेसिकली उसको डेलीगेटेड काम की जो कंप्लीशन का टारगेट है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, उसकी नहीं। आपने उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ताकि उस काम में आपके ऊपर बर्डन है तो आपने उसको दे दिया। एंड द सेकेंड थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, अभी द अपोजिशन ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन इज़ माइक्रो मैनेजमेंट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्टली स्ट्रेस मैनेजमेंट बुक्स में नहीं लिखा हुआ। जब आप डेलीगेट करते हैं ना और आप ऊपर सर पे सवार हो जाएं कि आप ये काम कर कैसे रहे हैं, वो जो मेथडोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं ना आप, कि काम आपको मैंने कर दिया करने के लिए, डेलीगेट कर दिया है, मगर इसको करना मेरे तरीके से है, तो आप लम्हा बलम्हा उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और लम्हा बलम्हा उसको बताते हैं कि तुमने इधर नहीं जाना, इधर जाना। मिसाल के तौर पे अगर कोई टास्क असाइनमेंट होती है, इमरान साहब बैठे हैं, अच्छा, वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को टास्क असाइन करते हैं कि ब्लू एरिया से आप सामान ले आए, कंप्यूटर का कुछ सामान ले आए। अब वो अगर मॉनिटर करना शुरू कर दें, डायरेक्ट करना शुरू कर दें कि तुमने यहाँ से निकलना है तो पहले जाना किस सड़क पे, फिर कौन से इशारे से लेफ़्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, आपने डेलीगेट कर दिया, मेथड उसके ऊपर छोड़ दें, तो आप रिज़ल्ट फोकस्ड हो जाएं, मेथडोलॉजी फोकस्ड ना रहें। बाज़ का सिर्फ मेथडोलॉजी पे इसलिए नज़र रखनी होती है कि आप कोई ऐसा काम ना कर दें जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के ख़िलाफ़ है, जो डिफ़ाइंड प्रोसीजर्स हैं उसके अगेंस्ट कुछ ना कर दें। तो वो चेक एंड बैलेंस होता है, मगर वो मोमेंट बाय मोमेंट मॉनिटरिंग नहीं होती। जब वो आदमी ट्रेन हो जाता है तो फिर आपको पता है कि वो सीक्वेंस के ज़रिए करेगा। तो ये इसका कोर एरिया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा। ये एक अनदर अच्छी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक टास्क टू अनदर मेंबर एंड एम्पावरिंग दैट इंडिविजुअल टू अकम्प्लिश द टास्क इफेक्टिवली। ठीक है, ये स्लाइड में आपको दे दूंगा, ये सिंपल चीज़ें हैं डेफिनेशन की। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। अब ये क्वेश्चन है, दो लफ्ज़ पढ़ते हैं आप, एम्पावरमेंट और डेलीगेशन, फ़र्क क्या है दोनों में, बताएं। आप बताएं। डेलीगेशन
फ़र्क क्या है बेसिकली? रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पावरमेंट में अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेलीगेशन में नहीं है। डेलीगेशन में अल्टीमेटली अगर इसका टास्क फेल होता है, आपने टास्क डेलीगेट किया, आपने डिलीवर किया, तो आप गूगल और सभी अकाउंटेबिलिटी। ओके, चलें और कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप सोच लें? चलें आप थोड़ा सा सोच लें। एम्पावरमेंट में ये है कि हम लोग मतलब जो एंड गोल है, एंड रिजल्ट जो है हमें उससे कंसर्न होगा और हम किसी को मतलब पार कर देता हूँ कि जो मुझे गोल चाहिए उसको एंड में उससे क्वेश्चन करूँगा कि ये गोल अचीव हुआ है। डेलीगेशन में आई वुड बी रादर गिविंग हिम सम सेट इंस्ट्रक्शंस एज वेल कि यार ये होना तो है गोल, लेकिन इट हैज़ टू बी दिस। ओके जी। पावर में ऐसे होगा कि अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि ये काम करना है तो वो बेशक मतलब किसी से भी करवा ले या वो किसी तरीके से भी कर ले दे, और डेलीगेशन में मैं उसी बंदे को कह रहा हूँ कि तुमने ये काम करना। अच्छा ठीक है, चलें ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जी। Sir, delegation is submission of responsibility to someone by someone, and empowerment would be submission of authority or power to someone by someone. अगर power पावर किसी को देते हैं, शिफ्ट करते हैं। मतलब ये किसी authority है। ओके, अब अगर आप गूगल पे जाएं ना, दोनों लफ्ज़ों को टाइप करें या ये जुमला टाइप करें, द डिफरेंस बिटवीन एम्पावरमेंट एंड डेलीगेशन, जिसमें बड़ा यूनिक और लतीफ़ और बड़ा नाजुक सा एक डिफरेंस है कि डेलीगेशन में फोकस्ड आपका होता है टास्क की कंप्लीशन पे। एम्पावरमेंट में टास्क की कंप्लीशन तो शामिल है ही है, उसमें एम्प्लॉई की ग्रोथ पे फोकस होता है कि ना सिर्फ ये टास्क सीख ले, टास्क अकम्प्लिश कर ले, मुकम्मल कर ले, बल्कि इसका स्किल और पर्सनैलिटी भी ग्रो करे। एम्पावरमेंट में तरबियत का पहलू होता है, टास्क में टास्क ओरिएंटेड अप्रोच है और एम्पावरमेंट में पर्सनल डेवलपमेंट की अप्रोच है। जब आप एम्पावर कर रहे हैं किसी को, अथॉरिटी भी दे रहे हैं, टास्क भी दे रहे हैं, तो साथ साथ यू मेक श्योर कि वो टास्क को अचीव करते करते ही इम्प्रूव्स हिज स्किल्स, ही इम्प्रूव्स हिज बिहेवियर, ही बिकम्स वैल्यूएबल इन द मार्केट। ठीक है ना? तो टास्क तो अचीव हो गया, तो टास्क तो अचीव करने के साथ साथ क्या वो बंदा भी इम्प्रूव हुआ है उस प्रोसेस में से गुजरने के बाद? तो एम्पावरमेंट में पर्सनल डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल हो जाती है कि आप जिनसे काम ले रहे हैं, प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, वो प्रोसेस कंप्लीट करने के साथ साथ, काम लेने के साथ साथ, क्या उनको या अपनी टीम को साथ साथ ग्रो भी कर रहे हैं या नहीं। तो अक्सर से वो भी बात हो रही थी, जैसे कहते हैं ना कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और अब मेरी प्रमोशन हो गई है, तो ये कैरियर डेवलपमेंट का फोकस होता है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी उस वक्त आप क्या थे, और अब जब प्रमोशन हो गई है या प्रमोशन से पहले अब क्या है। वट यू बिकम ऑन द जॉब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर डेजिग्नेशन प्रमोशन। अगर आपकी डेजिग्नेट प्रमोशन हो गई है मगर आपकी शख्सियत, आपकी स्किल्स, आपकी तबीयत अगर वो वैसी है जैसे पहले दिन की थी, तो आपने कुछ गेन नहीं किया वैल्यूएबल। आपने ऑर्गेनाइजेशन के टास्क कंप्लीट करके एक क्राइटेरिया पूरा कर दिया कैरियर डेवलपमेंट का, मगर ग्रोथ डेवलपमेंट का क्राइटेरिया वो इंटायरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्पावरमेंट का कल्चर भी हो डेलीगेशन के साथ साथ, तो वहाँ पे ना सिर्फ टास्क प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, लोग ग्रो भी करते हैं। बहुत सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के इसलिए नहीं जाते कि वो जब आए थे तो शायद उस वक़्त कुछ भी नहीं थे, अब वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में तब्दीलियाँ फील करते हैं। ठीक है ना? जॉब सिक्योरिटी है, फैमिली इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, बच्चे पढ़ रहे हैं, फैमिली खुश है, यानी बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी की सहूलतें और खुशियाँ जो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मिल रही हैं, वो एम्पावरिंग कल्चर की वजह से है। तो ये बड़ा लतीफ़ सा कल्चर, अगर आप नेट पे देखें तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल वगैरह मिल जाएगी। नेक्स्ट पे जाइए ना। अभी मैंने सिर्फ एक सैम्पल के तौर पे दिया कि डेलीगेट जब आप करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी है आपने। ठीक है? मिसाल के तौर पे अब ये जैसे आपके नीचे मैनेजर हैं, एज्यूम कर लें ये मैनेजर है आप पे, ठीक है ना, और उन मैनेजर्स के नीचे 4 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है, कुछ फील्ड में है, कुछ आपके इधर है। तो आपने टास्क, मैनेजमेंट ने आपको टास्क असाइन किया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैनेजर्स के पास, ठीक है ना, जो जिससे रेलेवेंट टास्क था उस पोजीशन होल्डर के पास आपने उसको टास्क दे दिया। फिर वो टास्क फर्दर स्टेप्स में डिवाइड होकर फिर वो टीम मेंबर्स को मिल गया
कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, वो सारे टास्क मिला के तो अल्टीमेटली इसमें नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल कौन है? द मैन एट द टॉप, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट को टास्क असाइन हुआ है और उसके डिपार्टमेंट को टास्क असाइन हुआ है तो उस टास्क की कंप्लीशन की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निगरान या ज़िम्मेदार भी वो होगा। फिर उसके बाद वो निगरानी और ज़िम्मेदारी डिवाइड होती है, वो मैनेजर पे चली जाएगी। जो ज़िम्मेदारी आपकी होगी वो आपके मैनेजर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगी। फिर वही ज़िम्मेदारी आगे जब चलेगी तो आपके टीम मेंबर में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें इफ़ेक्टिव डेलीगेशन क्या होगी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप बात करें अपने मैनेजर से कि टास्क का क्या हुआ, जब वो आपसे डिस्कस करेगा कि मेरे टीम मेंबर्स में ये मसला है, ये मसाइल हैं टीम में, तो फिर आप उसके साथ बैठकर उसकी टीम के साथ डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही अब मिसाल के तौर पे देखें, इन्होंने टास्क असाइन किया मैनेजर को, मैनेजर ने फिर आगे डिवाइड किया। अब इन दोनों में प्रॉब्लम है, कोई बिहेवियर का प्रॉब्लम है या ताउन नहीं करते, कुछ भी है, तो इन्होंने इनका प्रॉब्लम जो है इन्होंने फिर रिपोर्ट किया एसोसिएट डायरेक्टर को। ऐसे ही है, अब इन्होंने पूरी टीम को बुला लिया तो टीम की पूरी मीटिंग हो गई डायरेक्टर से, तो वो देखेंगे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, टास्क की असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, क्लैरिटी के साथ टास्क असाइन नहीं हुआ, या कोई बिहेवियर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। और जब मैंने शुरू में कहा था कि माइक्रो मैनेजमेंट डेलीगेशन में नहीं करते, कि अगर ये पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ बंदा या खातून अगर मैनेजर को इग्नोर करके डायरेक्ट रिपोर्टिंग लेनी शुरू कर दें तो आपकी सारी हायरार्की का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। जब इनको पता होगा कि आप डायरेक्ट इसको रिपोर्ट करते हैं तो इसकी अहमियत, पोजीशनल इम्पोर्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप डेलीगेशन में फॉलो अप करते हैं, एम्पावर करते हैं, मगर हायरार्की डिस्टर्ब नहीं करते। आप किसी मैनेजर को साइड पर रख के डायरेक्टली एम्प्लॉई से हो रहे हैं तो जब आप मुझे भी बताओ क्या कर रहे हैं, तो वो जो आपने हायरार्की बनाई है उसका फिर मकसद फौत हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप डेलीगेट करें, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एनालाइज करना है, टीम के इश्यूज़ को डिस्कस करना है, सारा कुछ करना है। हायरार्की कभी डिस्टर्ब ना करें, जो जिसको रिपोर्ट कर रहा है उसको करने दें। उसका नुकसान ये भी होता है कि जब आप हायरार्की डिस्टर्ब करते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉई से हो जाते हैं, डिपार्टमेंट को या सेक्शन हेड को साइड पे करके, तो देन यू आर नो लॉन्गर अ डायरेक्टर और यू आर नो लॉन्गर अ मैनेजर। फिर आप उसके लेवल पे आके, सेक्शन हेड के लेवल पे आके बैठ के उससे बातचीत कर रहे होते हैं, तो आपको फिर अपनी पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो हायरार्किकल रिस्पेक्ट है वो भी छोड़नी पड़ती है। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो मिजाज है वो ख़राब हो जाता है। अब मैंने जो काम लेना मिसाल के तौर पे, तो मैं अपने सबॉर्डिनेट से बात करूँगा, इन्होंने मेरे इंस्ट्रक्शंस को आगे जिससे काम लेना है ये उससे जाके बात करेंगे। कभी कभी मैं दोनों को बुला लूँगा ताकि मुझे सिस्टम को समझने में मदद हो, मुझे ये समझने में मदद हो कि इन्होंने जो काम आगे किया है इनको कहाँ रुकावट पेश आ रही है। सपोर्टिव असिस्टेंस हो, इंटरफेरेंस ना हो हायरार्की में। यानी अगर वो डायरेक्टर की पोजीशन वाला आगे टीम मेंबर से बात कर रहा है तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इनको कहीं रुकावट तो पेश नहीं आ रही, मगर वो जो टीम मेंबर से भी बात करेगा तो ही मेक श्योर द मैनेजर इज़ देयर, मैनेजर के नॉलेज में है। अगर मैनेजर छुट्टियों पे है तो जब आएगा तो उसको अपडेट कर देगा। कम्युनिकेशन में गैप अगर क्रिएट आ जाए डेलीगेशन में कि दरमियान वाली आपकी लाइन को पता ना और डायरेक्ट आप नीचे हो जाएँ, तो ये माइक्रो मैनेजमेंट डेलीगेशन के लिए बिल्कुल आप समझ लें जहर की सी हैसियत रखता है। तो माइक्रो मैनेजमेंट उसको करने दें जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जो लेवल पे जो आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। ये जनरल स्टेप हैं, जैसे जोया ने भी कहा, खतीजा ने भी किया। डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डेलीगेट, डिसाइड हु विल डू द टास्क, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांट अथॉरिटी, एस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी। इन सारे प्रोसेसेस में या जितने भी आप लेंथी प्रोसेस डिज़ाइन कर लें, की पॉइंट एक ही है कि जो आदमी डेलीगेट कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द टास्क। डेलीगेट वो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है ताकि जो प्रोसेस के स्टेप्स डिज़ाइन होते हैं कि ये काम, जैसे मुझे अगर कोई काम है तो मुझे मेरा बॉस कहेगा काम, फिर मैं वापस आके देखूँगा ये काम मैंने वकास को देना है या उसको सदाकत को देना है। तो जो दोनों के दरमियान सूटेबल जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं, जिससे रिलेटेड काम है, फिर मैं उसको डेलीगेट करूँगा। डेलीगेट करने के साथ साथ फिर मैं सपोर्टिव असिस्टेंस दूंगा
उससे पूछूंगा बताओ कहाँ तक काम पहुँचा है, कितना पहुँचा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। ऐसा उससे रिलेशनशिप रखूँगा जिसमें वो इरिटेट ना हो। यानी काम उसने करना है मगर उसने एक मेथड जेन में बनाया हुआ है कि इस तरह से काम जल्दी हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ नहीं तुम अपने तरीके से काम नहीं करो, तुम मेरे तरीके से करो, और मेरा तरीका उसको पता ना हो, तो वो टास्क छोड़ के पहले मेरा तरीका समझना शुरू करेगा, सीखना शुरू करेगा, उसमें डिले भी हो जाएगा। डिले होगा अगर टास्क, तो अगर मैं अच्छा नहीं है तो फिर मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दूँगा, तो तुम्हारी वजह से टास्क डिले होगा। तो समटाइम्स जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके सबॉर्डिनेट हैं, उनके डिफाइंड ऑलरेडी मेथडोलॉजीज़ हैं कि उन्होंने काम किस तरह से करना है, ऑलरेडी वो जानते हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को। तो आपका बीइंग अ मैनेजर या बीइंग अ सेक्शन हेड, आपका जो रोल है अगर वो सपोर्टिव होगा असिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो डेलीगेशन फिर एम्पावरमेंट में भी बदल जाएगी। ठीक है, आगे चलिएगा। ये वही चीज़ें हैं, ये मैं शेयर कर दूँगा। डेलीगेट की स्लाइड है। और डू यू वांट टू डेलीगेट, सेलेक्ट अ मेंबर, किसकी ज़िम्मे वो आपने ज़िम्मेदारी लगानी है। फिर मकसद क्या है ज़िम्मेदारी लगाने का, ऑब्जेक्टिव क्या आप सेट कर लीजिएगा, प्लान कर लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, मॉनिटर कर लीजिए और रिव्यू कर लें। तो वो आपकी जो असिस्टेंस है टास्क डिलीवरी के बाद वो मॉनिटरिंग की आती है कि आप मॉनिटर करते हैं प्रोसेस को, ताकि ये देखा जाए कि वो डेडलाइन के ऊपर अपना वो टास्क कंप्लीट कर लेगा या नहीं कर लेगा। अगर आप टास्क दे देते हैं एम्प्लॉय को और फिर सो जाते हैं और डेडलाइन के टाइम पे आप उठ के उससे पूछते हैं जी काम किया या नहीं किया, तो अगर वो नहीं हुआ होगा तो आप दोनों के ताल्लुकात भी ख़राब होंगे। तो इन बिटवीन आपके चेक एंड बैलेंस होते हैं, उसको फॉलो अप बोलते हैं। वो सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए होते हैं कि कहाँ तक काम कंप्लीट हुआ है, क्या टास्क को डेलीगेट करने के बाद कहीं आपको अपने सीनियर की नज़रों में शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। और फॉलो अप कर करके समटाइम्स आप ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे इसको प्रॉब्लम आएगी जिस तरह से ये काम कर रहा है, तो आप फॉलो अप करने का पर्पज़ और फ़ायदा ये होता है कि आप पहले से उसको वार्न कर देते हैं कि ये काम अगर आप इस तरह से करेंगे तो आगे चल के आपको मसला पेश होगा। तो वो फादरली असिस्टेंस होती है एम्प्लॉई को गाइड करने के लिए कि गलतियाँ कम हो, काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और उस प्रोसेस में आप तरबियत का पहलू भी डाल देते हैं कि साथ साथ गाइड भी करते हैं, नई स्किल्स भी सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए ये जो बातें अभी मैंने आपको कही, फोकस ऑन स्पेसिफाई द गोल नॉट प्रेफर्ड मेथड्स, डू नॉट माइक्रो मैनेज, सपोर्ट सबऑर्डिनेट इन द चॉइस ऑफ देयर ओन मेथड्स टू अकम्प्लिश टास्क। सिर्फ जब आप सपोर्ट करते हैं कि वो अपने तरीके से काम करें, तो बस तरीका देख लें कहीं वो अगेंस्ट द एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, ताकि टास्क आपने अचीव कर लिया मगर जिस मेथड से अचीव किया पता चला वो आपकी पॉलिसी में मिसकंडक्ट कंसिडर होता है। तो इसलिए जो सपोर्टिव असिस्टेंस है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि कल को अगर ऑडिट होता है आपका, तो ऑडिट के पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के तहत एक बाउंड्री में रहते हुए आपने टास्क कंप्लीट करना है। तो फॉलोअप इस चीज़ का भी होता है कि कहीं आप जल्द में टास्क कंप्लीट करने के चक्कर में वो जो बाउंड्री से बाहर ना चले जाएं, ताकि ऑडिट ऑब्जेक्शन आपका रेज ना हो जाए। नेक्स्ट यही है कि प्रोवाइड, जब आप टास्क किसी को दे देते हैं तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी उसको दे दीजिए। आपने टास्क दे दिया मगर जब उसको टास्क पे काम करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके पास नहीं है, ठीक है ना, तो वो इनकम्प्लीट टास्क उसको बोल जाते हैं आप। प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज टू कम्प्लीट द टास्क है। गिव क्रेडिट फॉर द टास्क पब्लिसिटी, अगर किसी ने कोई टास्क अकम्प्लिश किया है तो पब्लिकली उसको अप्रिशिएट करें, उसको अप्रिसिएशन लेटर देना वो दें, मीटिंग में उसका नाम सर्कुलेट करना वो कर लीजिए, ताकि वो हौसला अफजाई का कल्चर भी डेवलप हो। व्हेन एरर्स आर मेड फोकस ऑन द प्रॉब्लम नॉट इंडिविजुअल्स, कभी गलती हो जाए तो उसमें प्रोसेस पे फोकस रख के अपने एम्प्लॉई के साथ बात करें कि कहाँ गलती हुई है। जब आप एम्प्लॉई को जब प्रॉब्लम और प्रोसेस को साइड पे रख के ज़ात पे आ जाते हैं ना, तो वो ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का माहौल भी ख़राब होता है और उसमें फिर होता है कि जो टास्क अचीव करना होता है वो भी नहीं अचीव हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आप कर लीजिए स्लाइड। हाँ, ये अच्छी स्लाइड मिली तो मैंने इसमें डाल ली थी। डेलीगेशन हमेशा टीम वर्क होता है, इट्स अ टीम वर्क बिटवीन यू एंड योर सबऑर्डिनेट। जैसे पंजाबी में आपने कहा था ना डेफिनेशन उसकी, वो उसमें तो होता है कि आप जाने आपका काम जाने, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अब आपका अल्लाह हाफ़िज़ है। तो डेलीगेशन में इट्स अ टीम वर्क बिटवीन यू एंड योर सबऑर्डिनेट। उसमें आप निकल जाते हैं तो डेलीगेशन नहीं रहती, अगर वो निकल जाए तो तब भी डेलीगेशन नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट आप चला लीजिए साइड। ये मैंने कहा, मैं सोच रहा था डेलीगेशन पे आपको आयत कौन सी दूँ, तो ये बड़ी मशहूर आयत है, आपने कुरान पाक की सुनी होगी कि अल्लाह ताला तुमको फरमाता है कि
अमानतें अमानत वालों के पास पहुंचा दो। सुनी भी आप? ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोई टास्क आया है तो उसको उस आदमी को दें जो उस टास्क को कंप्लीट करने की सलाहियत रखता है। टास्क भी अमानत है और करने वाला भी अहल है उसका। तो जब आप दे देंगे, उसके बाद जब रिव्यू का टाइम आता है तो लोगों के दरमियान फिर अदल करो। जब आप इसको रिव्यू करें तो रिव्यू में सारे पहलुओं को ज़हन में रख के ये देखें कि वो टास्क अगर नहीं अचीव हो सका तो क्यों नहीं हो सका। और अदल का मतलब एक ये भी है कि अगर अचीव कर लिया तो अप्रिशिएट भी करना सीखें। हमारे यहाँ आम तौर पे क्या होता है कि गलती पकड़ ली तो वो ज़्यादा पब्लिसाइज होती है, अच्छाई पकड़ ली तो वो चुप करके आराम से बस बंद कर देते हैं। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अच्छाई पकड़ें तो वो पब्लिसाइज़ करें, कोई खामी कोताही है तो अलहदा से बैठ के अकेले में उसको गाइड कर दें, एजुकेट कर दें। क्योंकि जब गलती पब्लिकली अनाउंस होती है या सर्कुलेट होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल कह लीजिए डैमेजिंग फैक्टर्स होते हैं उसको। ठीक है जी। तो ये बेसिक हम्बल अंडरस्टैंडिंग है। इसका पर्पज़ इन सेशन का ये है कि आपके ABC के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये यानी अगर आप डेलीगेशन पे जाएं तो पूरे एक दिन की वर्कशॉप बनती है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। एक एक स्टेप्स को फर्दर इवेलुएट करके उसको कैसे अकम्प्लिश करना, वो सारा है। बट ये चूँकि छोटे छोटे मुख्तसर सेशन है तो सिर्फ आपकी ABC में बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए।